क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की एक वीरांगना ने 48 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिनेवा में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भारत का पक्ष जिस प्रकार से रखा वो काबिले तारीफ़ है और पूरे भारत को अप्रिशिएट करना चाहिए। मामला गंभीर था। मामला ये था कि यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट मिचेल बैचलेट ने सोमवार को एक स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि टेम्परेरी कम्युनिकेशन ब्लॉक आउट इन जम्मू कश्मीर इज़ ए प्रॉब्लम। और साथ में उन्होंने कहा कि UAPA आपको मालूम ही है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हमारे यहाँ इस समय अच्छे से भूमिका में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो तो खूब सही से इस्तेमाल माननीय योगी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज के राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी UAPA का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग जो अनलॉफुल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ तो कानून लगेगा। इसलिए हमारे देश में प्रोपोगंडा थेरेपी लगाने वाले लोग, प्रोपोगंडा की जो गैंग है करने वाला, उसने विश्व भर में उनको कोई पॉइंट माननीय मोदी जी के खिलाफ नहीं मिला, भारत सरकार के खिलाफ नहीं मिला, तो बस इतना ही शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर में UAPA एक्ट के तहत जो गड़बड़ियां की जा रही हैं या वहां का प्रशासन लोगों को बोलने से रोक रहा है, टेम्परेली ब्लॉकआउट कर रखा है कम्युनिकेशन से। हालांकि मिचेल बैचलेट ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साथ में कहा कि भारत को मैं अप्रिशिएट करता हूं, ये वो। अब ये स्टेटमेंट जब आ गया तो इसका जवाब देने के लिए भारत की तरफ से एक वीरांगना आई और उन्होंने जो जवाब दिया, रीनत संधू जी ने रीनत संधू जी सेक्रेटरी वेस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और ये 48th सेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का चल रहा था जेनेवा में। उसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मैं सिरे से खारिज करती हूं और इस प्रकार का बयान किसी भी ह्यूमन राइट कमिश्नर के द्वारा भारत को स्वीकार्य नहीं है। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि आप हमारे कामों को ये सोचकर देखिए कि हम एंटी टेररिज्म कितना काम कर रहे हैं। UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2593 पर उन्होंने कहा आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसको आप ज़्यादा चिंता करिए और हमारे यहाँ नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है, UNO की भी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है। भारत अपने मुद्दों को जिस प्रकार से देख रहा है उसको भारत को देखने दीजिए, आप उसमें इंटरवेंशन ना करें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वाइब्रेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये भारत में ह्यूमन राइट इंजॉय करने को सिक्योर करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन राइट रखे हुए हैं। अब आप सोचकर देखिए कि जब आपने ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट में रखे हों तो भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक उसके राइट्स के ऊपर सवाल कैसे खड़ा हो सकता है। सवाल यहाँ पर आता है कि क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के डिसइफेक्टिव करने से पहले, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने से पहले लोगों को जम्मू कश्मीर में राइट थे? मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जितने राइट थे वहाँ गोली मारकर शांत करवाया जाता था, क्योंकि शांति के दूतों का काम शांति रखना, शांति बहाल करना, बातों से नहीं। ह्यूमन राइट तो नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, सीधा सीधा व्यक्ति को खामोश कर दो, ऐसी उनकी परंपराएं रहती हैं। इस मामले में उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले में कहा कि भाई जब इंडिया प्रिजाइड कर रहा था सिक्योरिटी काउंसिल इन अगस्त में, तो उस समय हमने ह्यूमन राइट कैसे महिलाओं के, बच्चों के, माइनॉरिटीज़ के और कैसे सेफ पासेज अफ़गानिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान के लोग कैसे, अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोग कैसे वहाँ से बाहर निकलें और अफ़गानिस्तान के लोग अगर देश छोड़ना चाहते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, तो उनको कैसे देश छोड़ने की अनुमति दी जाए, इस पर भारत ने सबसे ज़्यादा काम किया। अब उन्होंने
कहा कि जब इंडिया प्रिसाइड कर रहा था तो ग्लोबल बॉडी के ह्यूमन राइट्स की चिंता भारत कर रहा था, ये उनको देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देख सकते तो भारत के इंटरनल मामलों में उनको इंटरवेंशन करने का कोई अधिकार नहीं। मतलब खुले शब्दों में भारत का पक्ष, भारत सरकार का जो पक्ष है ह्यूमन राइट को लेकर, वो रखा गया। जम्मू और कश्मीर में आज की तारीख में भारत का पूरा संविधान लागू होने की वजह से वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट, जम्मू और कश्मीर के अंदर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स इस समय बहाल हो पाए। मैं आपको बताऊं कि जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आबादी वेस्ट पाक रिफ्यूजी के नाम से रहती थी, जो 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने उनको कभी राइट नहीं दिया। क्या उनके ह्यूमन राइट्स की चर्चा होनी चाहिए? क्या अब संविधान जब वहाँ पर पूरा लागू हो गया, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स पूरे लागू हो गए, तो क्या लोगों के फंडामेंटल राइट्स सिक्योर नहीं हुए? महिलाओं को बाहर शादी करने का अधिकार छीनने वाली जम्मू और कश्मीर की सरकारें या जम्मू और कश्मीर के लोग, क्या उन महिलाओं को फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए? जो दलित वर्ग जम्मू और कश्मीर में था, उस वर्ग को केवल मतलब पीआरसी फॉर द स्वीपर वर्क ओनली कहने वाले लोग, स्वीपरों की दुर्दशा करने वाले लोग, अब क्या उन स्वीपर्स को जब फंडामेंटल राइट जम्मू और कश्मीर में नहीं दिए गए? आपको मैं बताऊं कि जम्मू और कश्मीर में 1954 में आर्टिकल 35 कैपिटल ए बनाकर केंद्र सरकार ने जब दिया था, तो सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों के खेलने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को दे दिए। और जम्मू और कश्मीर की सरकार ने लाखों लोगों के फंडामेंटल राइट छीन लिए थे, या उनकी चौथी और पांचवी पीढ़ी चल रही थी, उस पांचवी पीढ़ी को भी वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, हायर एजुकेशन का अधिकार नहीं था, वहाँ सरकारी नौकरियां करने का अधिकार नहीं था, और अपना खुद का घर बनाने का अधिकार नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और आज की तारीख में काम, इन चार चीज़ों से बड़ा कोई ह्यूमन राइट, कोई फंडामेंटल राइट हो सकता है? नेहरू की सरकार ने उस समय ये राइट जम्मू कश्मीर सरकार को दे दिए, और जम्मू कश्मीर सरकार ने वहाँ पर हिंदुओं के ये सारे राइट छीन लिए। चाहे दलितों की बात करें, चाहे रिफ्यूजीज़ की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे गुरखाओं की बात करें, इस प्रकार के सैकड़ों हज़ारों लोग और सैकड़ों हज़ारों इलस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। अब आज ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों ने संसार में ये बताने की कोशिश की कि साहब अब वहाँ पर फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, वहाँ ह्यूमन राइट छीने जा रहे हैं। जिस देश में ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट में लिखे जाते हों, जिस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हों या इसलिए उससे असंतुष्ट रहते हों कि इन दुष्टों के राइटों को वो सिक्योर करने के लिए भी हद पार कर लेते हैं, यानी कि वो दुष्टों के राइट भी सिक्योर करते हैं और ह्यूमन राइट उनको प्रोवाइड करते हैं, जेल के अंदर बंद लोगों को ह्यूमन राइट देते हैं, ऐसे अपराधियों को ह्यूमन राइट प्रोवाइड किया जाता है जो अपराधी प्योर प्रताड़ना के अधिकारी हैं। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को एक बड़ी कम्युनिटी भारत में कभी कभी क्रिटिसाइज भी करती है, ये कहते हुए कि आप उनको ये सुविधाएं क्यों दे रहे हैं। ऐसे देश में कहीं फंडामेंटल राइट के नाम से दुर्व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है उनको ग्राउंड चाहिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार में उनको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है किस बात को क्रिटिसाइज़ करें, किस बात से क्रिटिसाइज़ करें। इस्लामिक एजेंडे के तहत कैसे संसार में जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जाए, भारत सरकार को कैसे बदनाम किया जाए वो। लेकिन एक अच्छी बात जो उन्होंने कही, मैं मिसेस संधू की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आपको इस समय अफ़गानिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। आप अफ़गानिस्तान में फंडामेंटल राइट्स सिक्योर करिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के वो ही बेसिक राइट्स जो उनके कपड़े पहनने के अधिकार हैं, उनके खाने पीने के अधिकार हैं, रहन सहन के अधिकार हैं, उनको सिक्योर करिए। मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान में एक आंदोलन चल गया है महिलाओं के द्वारा, चूँकि सोशल मीडिया वहाँ भी एक्टिव है, और सोशल मीडिया में एक आंदोलन चला है। जैसे ही तालिबानियों ने पूरा बुर्का पहनने का ऐलान किया, जैसे ही तालिबानियों ने ये ऐलान किया कि कोई भी महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, उसको ब्लैक कलर का सर से लेकर और पैर के नाखून तक ब्लैक कलर का बुर्का पहनना पड़ेगा।
कॉन्फ्रेंसेस बुरके में शुरू हो गई, स्टेटमेंट बुरके में देने शुरू कर दिए, और बुरके में स्टेटमेंट देते हुए ये सब मतलब उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, वो पढ़ें भी तो बुरके में, कॉन्फ्रेंस में जाएं तो बुरके में, पूरा चेहरा ढककर आना चाहिए, वो स्टेटमेंट दें पोडियम पे खड़ी हों तो बुरके में। अब ऐसा स्टेटमेंट देने वाले तालिबानियों के खिलाफ वहां की महिलाओं ने एक जंग छेड़ी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि बुर्का हमारी संस्कृति नहीं है, अफगानिस्तान की संस्कृति बुर्के में नहीं है, अफगानिस्तान की संस्कृति ग्लोरी में है, कलर्स में है। हम ब्लैक एंड वाइट नहीं हैं, हम ब्लैक नहीं हैं, हमारे यहाँ की ग्लोरी ये है। और तस्वीरें शेयर करना शुरू किया महिलाओं ने, वहाँ के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उन वस्त्रों में फ़ोटोज़ शेयर करनी शुरू की, वहाँ पर जो ग्लोरियस कलर हैं उन कलर्स में बतानी शुरू की, वहाँ पर जो खुलापन है उस खुलेपन की फ़ोटोज़ उन्होंने शेयर करनी शुरू की, और ऐसे करके उन्होंने ये बताया कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर यानी कि वो अफ़गानिस्तान ऐसा नहीं था जैसा आप बता रहे हैं, जैसा आप बुर्का पहना रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि वो महिलाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, अफ़गानिस्तान में मुस्लिम इन्वेशन से पहले, मुस्लिम इन्वेशन तो आप सब जानते ही हैं, आज से 1500 साल पहले इस्लाम आया, और मुस्लिम इन्वेशन से पहले वहाँ पर जो प्रजाति निवास करती थी वो सब हिंदू थी। हिंदू प्रजाति के अपना वेशभूषा है, अपने प्रकार का वहाँ आवरण है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर वो अफ़गानिस्तान, जिसको कभी हमारे 16 महाजनपदों की जब हम बात करते थे तो गंधार कहा करते थे। 16 महाजनपदों की बात जब मैं कहता हूँ तो आप समझ लीजिए कि आज से 2000-2500 साल पहले की बात करता हूँ। आप महाभारत काल में कहेंगे तो ये जग जाहिर है कि गंधार का राजा हस्तिनापुर में रहता था, और उसने पूरी महाभारत में एक रोल प्ले किया था। कौन? वो था शकुनी। शकुनी को श्राप भी गांधारी ने दिया था, और अपनी सगी बहन यानी कि गांधारी अफगानिस्तान की महिला थी, अफगानिस्तान का जन्म था, आज के अफगानिस्तान जिसको गंधार कहते थे, और गंधार की लड़की ने अपने ही मायके में श्राप दिया था और कहा था जैसे मेरे घर को तुमने तोड़ा है, जैसे मेरे घर में तुमने महाभारत करवाई है, जैसे मेरे घर में अशांति करवाई है, वैसे तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं रह सकती, वैसी ही अशांति सदैव रहेगी। हालांकि मेरा मानना है कि उन बातों को लेकर बहुत तूल नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन श्राप तो श्राप है जिस प्रकार का लगा। लेकिन मैं बात की बात करता हूँ। बात की बात यह है कि जिस समय अशोक का शासन था, जब मगध पर अशोक बैठा चक्रवर्ती सम्राट बनकर, तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अफगानिस्तान में भी चूंकि मौर्यों का साम्राज्य था, हिंदुस्तान का पार्ट था। हिंदुस्तान का पार्ट में आपको पहले क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान कितना बड़ा, हिंदुस्तान का मतलब क्या, जिसको आप आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे, वो उस समय का भारत था, यानी कि एक खंड। उसको हिमालय के ऊपर से आप उत्तर से पूरब से पश्चिम तक जो हिमालय उत्तर से होता हुआ गया, हिमालय मिलाकर वो पोर्शन बना, वो भारत था। चक्रवर्ती उसमें छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, उन जनपदों का एक चक्रवर्ती सम्राट होता था। जैसे आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो चक्रवर्ती सम्राट, और स्टेट गवर्नमेंट्स जहां पर राजे बैठते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री बैठते हैं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। जब हम गंधार की बात करते हैं तो गंधार में उस समय मौर्यों का शासन था, और वहां पर बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई थी। वो हिस्सा अगर मैं कहूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख से लगा हुआ आगे जाता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अभी पिछले तालिबान 1 ने वहां मूर्तियों पर बॉम्ब लगाकर गिराया था जो पहाड़ों पर उकेरी गई थी। वो सबसे बड़े इलस्ट्रेशन उनके माथे पर लगे हुए हैं आज भी कि वो हिंदू टेरिटरी थी, इसीलिए उस पर्वत का नाम भी एक हिंदू कुश है, जो जिस पूरे पर्वत पर ही अफगानिस्तान बसा हुआ है। ये जो भारत है, या जिसको हम महाभारत समय का भारत कहते हैं, उसमें आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का थोड़ा सा हिस्सा, बाकी का ये शिनजांग का हिस्सा मानना हो तो थोड़ा सा हिस्सा,
और तिब्बत, इसके अलावा भूटान, नेपाल और आज का बांग्लादेश, आज का म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट हमारा, ये इतना बड़ा बृहत्तर भारत था जो सदियों से महाभारत काल में भी वैसा ही था। और इसी को अगर हम रिपीट करें तो जब 16 महाजनपदों की बात करते हैं तब भी वही हिस्सा था। जिस वेशभूषा की वहाँ की महिलाओं ने चर्चा करनी शुरू की हैं वो भारतीय परिवेश की हैं। जब आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय पहाड़ पर रहने वाले लोग इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं, आज भी करते हैं। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, आप हिमाचल में चले जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, आज भी इसी प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते हैं और ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि अशोक जब कमज़ोर हुआ, अशोक की जब मृत्यु हुई, तो अशोक के बाद जो शासक बैठे उन वो कमज़ोर शासकों में जब टेरिटरी आज़ाद करनी लोगों ने शुरू की, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट से अपने आप को डिटैच करना शुरू किया, तो वहाँ पर कनिष्क का उदय हुआ, कुषाण वंश का उदय हुआ और कनिष्क वहाँ का शासक बना। कनिष्क ने जब शासन व्यवस्था संभाली तो वहाँ से उठता हुआ उसने गांधार की राजधानी उस समय तक्षशिला हुआ करती थी, उसने गांधार और गांधार से गंगा की तलहटी तक शासन किया, यानी कि वो वहाँ पर शासन कर रहा था। यही बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ ने भी वही सरकार संभाली, वो बैठा कश्मीर में, ये बैठा गांधार में, या जो हिस्सा हम तक्षशिला का कहते हैं वहाँ पर बैठा, वहाँ राजधानी उसने बनाई और यहाँ तक शासन किया। तो यहाँ पूरी की पूरी ईरानियन इन्वेशन से पहले ईरान ने इन्वेशन किया, और तब भी इस्लाम नहीं था, हालांकि ईरानियों ने इन्वेशन किया है, भारतीय उपमहाद्वीप में घुसे, और ईरानियन इन्वेशन के बाद धीरे से जब इस्लाम आया और इस्लामिक हो गए, उसके बाद वहाँ जो चिर्रचौथन मची, चिर्रचौथन से मतलब मेरा है कि वहाँ पर जो मारकाट हुई वो आज तक शांत नहीं हो पाई। महिलाओं ने याद दिलाया कि वहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति बुर्का संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारा प्रकरण अब बता रहा है कि हिंदुज़्म में वापस आ जाओ, नहीं तो इस्लाम तुमको समाप्त कर देगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।